जीआईटी डिसऑर्डर की तरफ आते हैं तो उसमें फूड पॉइजनिंग है एसटीबी बुक के हवाले से। फूड पॉइजनिंग को गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं। जैसे एक इंग्लिश के वर्ड होते हैं, जनरली हम उसे कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग है, बट बायोलॉजिकल टर्म्स में या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस इट कैन बी ड्यू टू मेनी काजेस। जैसे आप स्टूडेंट्स को मालूम है कोई भी डिसऑर्डर होता है तो उसकी एक सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन होती है, दूसरा जो उसमें पार्ट होता है काज या रीजन होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है डिजीज के हवाले से उसकी सिम्टम्स होती है, और चौथा पार्ट होता है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट वगैरह है या नहीं है। तो ये चार हेडिंग की सूरत में कोई भी डिसऑर्डर होता है वो उसको डिस्कस करते हैं। तो मेनी रीजंस इसके फूड पॉइजनिंग की काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्रोटोजोन भी हो सकता है, और समटाइम जो एलर्जीज भी होती है, ये भी एक रीजन है। तो इसमें जो होगा क्या, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगी, या बोथ, यूजुअली विद 48 आवर्स ऑफ कंजप्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक। कंटेमिनेटेड की मीनिंग होती है जिसके अंदर यही वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोन जैसे इन्फेक्टियस एजेंट मौजूद है। ऐसा फूड अगर हम यूटिलाइज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, इनटेक करेंगे, तो फिर उसके बाद फूड खाने के बाद 48 आवर्स ऑफ कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक, यकीनन तो फिर जो है ऐसी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएगी। कौन सी सिम्टम्स है? वोमिटिंग, डायरिया और बोथ। ये दो जो है मेन फीचर्स होते हैं इस गैस्ट्रोएंटेराइटिस की। सामोनीला स्पीशीज के बारे में जैसे एनटीबी बुक के अंदर भी सामोनीला बैक्टीरियम के बारे में बताया गया कि ये फूड पॉइजनिंग का रीजन है। एक और भी एनटीबी के अंदर है कैंपाइलोबैक्टर है। कैंपाइलोबैक्टर भी रीजन होता है फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, तो हमारे एसटीबी बुक के अंदर ओनली सामोनीला स्पीशीज आर वेरी कॉमन काजेस ऑफ फूड पॉइजनिंग, स्पेशली डोमेस्टिक फाउल। फाउल कहते हैं जैसे ये मुर्गे वगैरह होते हैं, मुर्गियां, मुर्गे, उसके लिए लफ्ज फाउल इस्तेमाल होता है। फाउल, FOUL नहीं, FOWL। तो डोमेस्टिक फाउल उस हवाले से जो है उसको अगर ये अनकुक्ड होगा, चिकन होंगे या अंडर कुक्ड या रॉ एग्स होंगे, तो उसको कंज्यूम करने से अक्सर जो है ऐसी फूड पॉइजनिंग होती है। अक्सर फूड पॉइजनिंग, जो लोग इन चीजों को नहीं खाते हैं अगर उनके कोई कंटेंट्स वगैरह आते हैं तो देन एलर्जीज होंगी, और वो भी उसके रिजल्ट में जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बहरहाल इतना कोई बिग इशू नहीं है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। जीआईटी डिसऑर्डर पहले हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं एक और डिसऑर्डर है माल न्यूट्रिशन। जैसे एक MAL जो वर्ड है, माल जो है ये बैड के लिए इस्तेमाल होता है, खराब। न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, अगर बैलेंस डाइट नहीं है, तो ऐसी न्यूट्रिशन को हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। बैलेंस डाइट के अंदर सारे खाने की जो है जैसे बैलेंस डाइट के अंदर प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए। थ्री मेजर कैटेगरीज फूड की, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए डाइट के अंदर, लिपिड्स या फैट्स भी होने चाहिए, विटामिन्स भी होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है बैलेंस डाइट की जो है हेडिंग पे आते हैं। अगर जिस तरह से अगर एक ही किस्म का अगर हम फूड खाएं मुसलसल, बाकी फूड को जैसे हम ना देखें, तो यकीनन तो ये भी एक किस्म की माल न्यूट्रिशन है। तो यानी एक डेफिशिएंट अगर यानी किसी चीज की कमी, मीन्स अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो प्रोटीन, फैट्स, विटामिन की यकीनन उस बॉडी के अंदर जो कमी हो जाएगी, या रिसीव्स एक्सेस, या एक ही किस्म का जैसे फूड है वो ज्यादा खा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होगी दोनों कंडीशन में जैसे होगी ओवर ओवर जिस तरह से ईटिंग है ये भी एक तरह से माल न्यूट्रिशन है, ओबेसिटी का आगे सब बन सकता है। और इसी तरह से अंडर जैसे जैसे हम कहें कि अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन जैसे होगी, वो भी एक तरह से माल न्यूट्रिशन। दोनों कंडीशन माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगी। is said to be malnutrition. The deficiency is known as undernutrition, जिसे हमने हार्मोन्स के हवाले से पढ़ा था। अगर हार्मोन की प्रोडक्शन कम प्रोड्यूस होती है तो आपको याद होगा अंडर सीक्रेशन लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था। ज्यादा रिलीज होता है तो ओवर सीक्रेशन, अंडर और ओवर। तो यानी जैसे एक डेफिशिएंट और ओवर की मीनिंग है जैसे ज्यादा, तो एक्सेस में होगा तो ओवर न्यूट्रिशन। ये भी इस तरह से जो है एक्सेसिव न्यूट्रिशन एक्चुअली जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर होता है। और जिस तरह से अंडर न्यूट्रिशन है जो पुअर कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे जैसे लोगों के पास खाना नहीं होता है, या
ऐसे भी इलाके हैं दुनिया के अंदर, ऐसे भी रीजन्स हैं जो वार अफेक्टेड जोन्स है, वार अफेक्टेड जोन्स है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी जान बचाते हैं, खाना जो प्रॉपर उनको नहीं मिलता है, कैंप्स में होते हैं, या जहाँ पे जो कहत होता है फेमाइन, तो यकीनन कहत होगा तो वहां पे फूड की शॉर्टेज होगी। तो ऐसी जगहों पे जैसे अंडर न्यूट्रिशन होती है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें भी एक और फिनोमिना जैसे यूएसए, यूके या इस तरह से जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूरोपियन काफी सारे कंट्रीज जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, उनमें एक प्रॉब्लम होता है, वो होता है ओवर न्यूट्रिशन का होता है। ओवर न्यूट्रिशन आगे जो लीड करती है, रिजल्ट उसकी होती है, यही होती है ओबेसिटी होती है, और ओबेसिटी भी एक तरह से अलग डिसऑर्डर है। तो एक्सट्रीम एक प्रोटीन डेफिशिएंसी है, काजेस कवाशियोर डिजीज। कवाशियोर एक जैसे अफ्रीकन लैंग्वेज का लफ्ज है, कवाशियोर अफ्रीकन लैंग्वेज, घाना उस कंट्री से उसका टर्म आया है, जिसकी मीनिंग होती है जैसे प्रेग्नेंट वुमेन। ये क्योंकि ये जो बच्चों में होती है तो उनका जो बेली रीजन होता है वो लाइक द प्रेग्नेंट वुमेन होता है, इतनी बेली बड़ी निकली होती है, तो इस वजह से इस डिसऑर्डर का नेम रखा है कवाशियोर डिजीज। और ये प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम एडेमा। एडेमा लफ्ज की मीनिंग ही जैसे स्वेलिंग होती है, यू नो वेरी वेल। जैसे हम एसटीबी बुक के अंदर चैप्टर 14 के अंदर एडेमा के भी एक रीजंस या कॉजेज हैं। एडेमा जैसे एक हमने पढ़ा है, एडेमा का टर्म जो कहाँ पे पढ़ा है, लिम्फेटिक सिस्टम की हेडिंग में जो रेगुलर क्लासेस होते हैं फर्स्ट ईयर की, उसमें मौजूद है चैप्टर 14 के अंदर। एडेमा का एक सबक जो है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली डिजीज कवाशियोर डिजीज भी है। तो यानी ऐसे बच्चे जिनकी जैसे बेली रीजन बाहर निकली होती है, तो यकीनन उनमें जो है प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। Whereas obesity with the heart ailment and reduced life expectancy are symptoms of overnutrition। जैसे ओवर न्यूट्रिशन के जैसे यकीनन जो ओबेसिटी ओवर न्यूट्रिशन का जो है आगे सबब बन सकती है। इसी तरह से एक और जैसे आगे थोड़ी सी कंपेरिजन करेंगे कि हम कवाशियोर डिजीज और एक मरस जैसे एक और डिजीज है। कवाशियोर डिजीज अक्सर जो 18 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उसके उसमें और उस एज की बात जो होती है उसे हम कहते हैं कवाशियोर डिजीज। बट जो दूसरी भी इसी तरह से वार्ड टॉर्न जो इलाके होते हैं उसमें एक मरासमस एक डिजीज होती है। बट ये जो है अक्सर जो होती है एज 1 की जो एज लोग होती है, छोटे बच्चे होते हैं, जाहिर है वार टॉर्न जोन्स होते हैं, जंगे होते हैं, कहत होते हैं, तो ये बच्चे जो बहुत ही भी कमजोर होते हैं, इसे कहते हैं मरासमस कहते हैं। जो कवाशियोर डिजीज है उनका बेली रीजन जो है ये बाहर निकला होता है, या इवन जो बाकी जो बॉडी की प्रोपोर्शन के हवाले से देखेंगे वेरी थिन होगी, बट बेली रीजन है तो वो बाहर निकला होता है ऐसे बच्चों में, तो इस डिजीज को कहते हैं कवाशियोर डिजीज। दिस डिजीज इज कॉल्ड कवाशियोर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जैसे ओवरवेट एंड ओबेसिटी है। वर्ड से जाहिर है ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ओवरवेट ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। कहाँ पे जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें बहुत ज्यादा होता है। ओबेसिटी में भी डिफाइंड एज कंडीशन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द बॉडी वेट। बॉडी वेट जैसे एक बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, जैसे हमने एनटीबी बुक के हवाले से थोड़ी सी उसकी डायग्राम देखी थी, तो तभी हमने पढ़ा था बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला है उस हवाले से। जैसे हाइट और किसी भी पर्सन की वजन तो उसके कैलकुलेट करके उसका एक चार्ट है, उसके वैल्यूज से, तो उसके अकॉर्डिंगली तो उस पर्सन को जैसे हम कहेंगे ओबेस कहेंगे। दरअसल ये आगे हमारे यहाँ नहीं है, बीएमआई जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। एक वेट होता है और दूसरा हाइट होता है, इस हवाले से फार्मूला है। वो accumulates because there is imbalance between energy intake and expenditure। जैसे आपको पता है कि अगर हम खाना जितना खाते हैं तो उसकी जो है यकीनन उससे हवाले से जो एनर्जी बनेगी उसका एक एक्सपेंडिचर होना चाहिए। एक्सपेंडिचर की मीनिंग है एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है। जैसे हम डेली इंटेक ऑफ फूड करते हैं तो उसमें जो एनर्जी बनती है जो हर एक इंसान की एक रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ खाते जाते हैं, उनकी एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होती है। एनर्जी एक्सपेंडिचर की मीनिंग ये होती है जैसे उनका जो फिजिकल वर्क होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। फिजिकल वर्क काफी सारे ऐसे लोग हैं, फैमिलीज हैं, उनके जो है काम जो है पर्सनल काम जो है जैसे वो यकीनन कोई दूसरे लोग कर रहे होते हैं, बेचे हैं, कोई मार्केट से चीजें लानी है वो सब चीजें मिल जाती हैं, खाना भी टेबल पे मिल जाता है, कोई काम नहीं है, तो जाहिर है वो इनएक्टिव एक पैसिव मोड होती है। तो ये ऐसी जो है फिजिकल इनएक्टिविटी कहलाएगी। और मोर ओवर अगर वो एक्सरसाइज भी ना करे तो फिर ये जो ऐसे पर्सन ओबेस होते जाएंगे, ओबेस होते जाएंगे, जिससे हम कहेंगे आमतौर पे जैसे मोटे लोग जिसे कहते हैं ओबेसिटी, उस कंडीशन को
प्रिवलेंस इन द मिडिल एज, एक्चुअली जो है मिडिल एज में तो होती है, बट किसी भी एज में हो सकती है, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि कुछ ऐसी फैमिलीज होते हैं जिनके जो बच्चे होते हैं 10, 11, 12 साल से ही जैसे ओबेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें एक फैमिली टेंडेंसी है। अगर फैमिली टेंडेंसी होती है तब भी जैसे वो जो ओबेसिटी जैसे उसके सिम्टम्स जो है जाहिर हो जाती है। फैमिली टेंडेंसी भी है, डाइट का भी मैटर है, प्लस में एक फिजिकल इनएक्टिविटी होगी तो ये सारी चीजें ओबेसिटी की तरफ जाती है। ओबेसिटी तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट एट ऑल एज, तो इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट होगी, इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी रेट कहते हैं डेथ रेट, जो अक्सर जो है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जो ओबेस हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, और ओबेसिटी की वजह से हार्ट डिजीज भी होती है, हार्ट डिजीज भी होती है और डायबिटीज भी होती है, जिसकी वजह से लोगों की जो है डेथ हो जाती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो इतना बिग टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो पहले ही हमने पढ़ा है वही सेम जो एसटीडी के अंदर है, कंटिन्यूअस रिफ्यूजल टू ईट है, गर्ल्स एंड यंग वुमेन जो है एक एज है एनटीपी में, तो इस तरह से आप नोट करेंगे। और इसी तरह से इसका जो है ये एक नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, लॉस ऑफ एपिटाइट फॉर द फूड, यानी खाना खाने से इनकार करना, मुसलसल इनकार करना काफी अरसे तक, फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड, एक प्रोलॉन्ग, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। दूसरा है ब्यूलिमिया नर्वोसा, ये भी एसटीडी के अंदर है। ब्यूलिमिया नर्वोसा ये थोड़ी सी हाई स्कूल एंड कॉलेज गोइंग जो एज होती है गर्ल्स की, उससे थोड़ी ज्यादा एज की खास किस्म की एक, जैसे खास किस्म की एक फील्ड होती है या जॉब नेचर होती है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो विमेन होती हैं ब्यूलिमिया नर्वोसा वाली, तो इनमें क्या होता है कि रिकरेंट बाउट्स ऑफ बिंज ईटिंग, रिकरेंट बाउट्स ऑफ बिंज ईटिंग, बाउट की मीनिंग जैसे आपको पता है कि हमने एक पीरियड या ड्यूरेशन नोट किया था, बिंज ईटिंग की मीनिंग होती है बहुत ही ज्यादा जैसे खा लेना। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ओवर ईटिंग, जब भी वो खाना खाएंगे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, जैसे जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके यहाँ स्टमक है नॉर्मल स्टमक, और इतना ही खाएंगे जो स्टमक भर जाएगा, बट ये जो लोग जब खाएंगे तो स्टमक भले भर भी जाए उसके बावजूद भी जैसे खाते रहेंगे, जैसे है सेल्फ कंट्रोल ओवर ईटिंग ड्यूरिंग बिंजेस, जब भी ऐसी बिंजेस या ओवर ईटिंग का ड्यूरेशन आती है बहुत ज्यादा खा लेते हैं। बिंजेस अकर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, वीकली, यानी हफ्ते में कोई 2 बार ऐसा होगा, बिकॉज ये न्यूरोलॉजिकल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इन्वॉल्व रिच फूड्स, केक, चॉकलेट्स वगैरह, डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाएंगे, और जैसे एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग की मीनिंग होती है पैटर्न ऑफ disordered eating which consists of episodes of uncontrollable eating is called as binge eating। तो एक थोड़ी सी इलस्ट्रेशन है कि बिंज ईटिंग के अंदर होता क्या है। बिंज ईटिंग के अंदर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल निशानी, थोड़ी सी सिम्टम, ताकि हमें पता चले कि बिंज ईटिंग होती क्या है। सबसे पहले जैसे ईट मच फास्टर देन अदर, जैसे खाना लग गया है, सेम टाइप का ही खाना है, बट जिनको ऐसे बिंजिस होती है जैसे और ये डिसऑर्डर होता है, वो बहुत ही तेज जल्दी खा लेंगे, और दूसरे जैसे थोड़ा कम ही खा लेंगे नॉर्मल, बट ये खत्म कर देंगे एक बार। अनटिल यू फील अनकंफर्टेबल, खाते रहेंगे अनकंफर्टेबल, जैसे हम कंफर्टेबल, जब भी स्टमक भर जाता है तो हम कंफर्टेबली फील करते हैं कि स्टमक भर गया, बट ये क्या लोग करेंगे, अनटिल यू फील अनकंफर्टेबल, हाँ बहुत ज्यादा अब खाना आ गया फिर जो जान छोड़ेंगे, अदरवाइज जो है ये खाते रहेंगे। ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड व्हेन नॉट हंग्री, जैसे हर इंसान को जब भूख लगती है तब खाते हैं, ये तो नॉट हंग्री, जब हंग्री भी नहीं होते फिर भी जैसे इस तरह से खा रहे होते हैं। इसी तरह से फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम, जैसे ज्यादा खाने के बाद इनको एहसास होगा कि हाँ हमने तो बहुत ही ज्यादा खा लिया, ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए आफ्टर बिंज ईटिंग। तो ये थोड़ी सी एक सिम्टम्स या निशानियां होती है बिंज ईटिंग की, जिसमें तेज खाना, जब बहुत ज्यादा खाना अनकंफर्टेबल, तब जो है तब तक खाते रहना, हंग्री भी नहीं है फिर भी जो है ज्यादा खाते रहे, खाना खाने के इतना ज्यादा खाने के बाद जैसे गिल्ट और शेम की जो फीलिंग होती है, ये सब जो है बिंज ईटिंग के अंदर इस तरह से होता है। बहरहाल ये हमारे बुक के अंदर नहीं है, बट ये सिम्टम्स हम थोड़ी सी डिस्कस करें। इसके बाद जैसे अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ है, दोबारा से देखें जीआईटी डिसऑर्डर्स जो है, जीआईटी डिसऑर्डर्स,
जीआईटी डिसऑर्डर्स ये चाहे एसटीबी में है या एनटीबी में है, ये जीटी में नहीं आएंगे। जीटी में एमसीक्यूज इनके बारे में शामिल नहीं है। क्रास का मतलब है शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। बाकी जीटी के हवाले से जो जीटी जो इंटर क्लास की है, जो फुल एंट्री की है, उनके यहाँ तो और भी सब्जेक्ट सिलेबस तो सेम है, बट जो हाफ एंट्री के ओनली एंड ओनली जो फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ जिसमें ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है ये भी जैसे शामिल है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये भी शामिल है। जीआईटी डिसऑर्डर नहीं है। एक सवाल जैसे करते हैं स्टूडेंट्स के, अदर एनिमल्स की हमने डाइजेशन वो नहीं पढ़ी अभी, वो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे और आपके ऊपर भी बर्डन नहीं देंगे कि आप ये जीटी की तैयारी के लिए अदर एनिमल्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रेगुलर क्लास में पढ़े जाते हैं, रेगुलर एग्जाम देने के लिए पढ़े जाते हैं, यहाँ पे पीएमसी के सिलेबस में वो इंक्लूड नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये अपना जो है इस तरह से सेंस डेवलप करें कि हम पीएमसी सिलेबस पढ़ रहे हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, बस नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। उस नेक्स्ट चैप्टर के हवाले से अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने जैसे पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव जैसे फिजियोलॉजिकल जो टॉपिक्स है फिजियोलॉजी के, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम इसी के अंदर आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। रेस्पिरेटरी ये पीएमसी के सिलेबस की जो है ना, ये उसकी जो है तस्वीर है, पीएमसी के सिलेबस की जो है तस्वीर है, पीएमसी का सिलेबस है जो आपके पास सब स्टूडेंट्स के पास यकीनन मौजूद है। तो उसमें आप जैसे देख रहे हैं ना कि ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं, कार्निवोरस प्लांट्स, पिचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये जो प्लांट है, या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के प्लांट्स है, तो ये पीएमसी के सिलेबस है, पीएमसी के सिलेबस है, वही हम टेस्ट में लेंगे। तो जीआईटी डिसऑर्डर का इसमें है ही नहीं, जीआईटी डिसऑर्डर इसमें नहीं है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेरी क्लियर नहीं है कि जीआईटी डिसऑर्डर है। बट जैसे कभी कभार ये सवाल हर एक सिस्टम के साथ जो डिसऑर्डर होते हैं तो वो आ जाते हैं, इस वजह से हम पढ़ेंगे, इसके भी डिसऑर्डर पढ़े, आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, सबके डिसऑर्डर पढ़ेंगे, हो सकता है कि क्वेश्चन वगैरह आ जाए। बहरहाल तो हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जैसे अगर हम देखें तो एनटीबी बुक के हवाले से, एनटीबी बुक के हवाले से जो फर्स्ट ईयर का बुक नहीं है, एनटीबी बुक है ना, वो इंटर के अंदर आप आएंगे, इंटर में आप फर्स्ट ईयर का बुक ओपन करेंगे तो उसमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इंटर की बुक के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। आई थिंक चैप्टर 1 नंबर चैप्टर है, पेज नंबर 6-7 होगा कुछ, वहां से स्टार्ट होता है। तो एनटीबी पेज नंबर आई थिंक 7 है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी। ये हम जैसे देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले जैसे देखें, दो हेडिंग को आप नोट करेंगे, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन सी कंपोनेंट है। जैसे आपको याद होगा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक होता है जीआईटी, होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो माउथ से स्टार्ट हुआ था एनस तक खत्म हुआ। दूसरा उसके अंदर कंपोनेंट था, वो कौन से थे, एक्सेसरी ऑर्गन्स थे, एक्सेसरी स्ट्रक्चर थे। कौन कौन से एक्सेसरी स्ट्रक्चर थे, जैसे ओरल कैविटी के अंदर टीथ थे, बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर जैसे टीथ थे, टीथ के अलावा टंग है, और इसी तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स है, और नेक्स्ट जो है पेंक्रियास है, लिवर है, गाल ब्लेडर है, ये सब एक्सेसरी ऑर्गन्स है। तो उनको सबको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो जो भी सिस्टम होता है सबसे पहले उसके कंपोनेंट्स को देखा जाता है कि उसमें क्या क्या शामिल है। तो इसके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नॉस्ट्रल्स है, नेजल कैविटी है और फेरिंक्स, समटाइम्स इंक्लूड्स द लैरिंक्स को भी कभी कभार इंक्लूड करते हैं, बट हम अपने टेक्स्ट बुक के हवाले से हैं कि नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स हैं। और देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रांकाई और लंग्स। जैसे हमारे जहन में यही होता है हमेशा कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स, बस लंग्स पढ़ने। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हालांकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उसके अंदर तो हम कहते हैं सिर्फ हार्ट तक महदूद है, इस तरह से नहीं है कि बाकी अदर कंपोनेंट्स भी है, नॉस्ट्रल्स भी है, नेजल कैविटी भी है, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया, ब्रांकाई, ब्रांकस का प्लूरल होता है ब्रांकाई,
ठीक है, बिकॉज जो ट्रेकिया या विंड पाइप होता है ना, उसकी दो मेन जो है ट्यूब में ये डिविएंट्स हो जाती है, इनकी ब्रांचेस बन जाती हैं, राइट ब्रांकस, लेफ्ट ब्रांकस। तो ब्रांकस लफ्ज सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है ब्रांकाई। ब्रांकस जो लफ्ज है सिंगुलर है, यूएस की जगह पे जस्ट आई आता है तो प्लूरल बन जाता है। ब्रांकाई यानी राइट ब्रांकस, लेफ्ट ब्रांकस, तो ये इसे कहेंगे ब्रांकाई कहेंगे। उसके बाद जो है लंग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मकसद क्या है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पर्पज या मकसद था। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन होने के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ये शामिल हो गया, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होगा, तो वो डाइजेस्टेड फूड है ब्लड के अंदर जब शामिल होकर सेल्स तक जाता है और सेल्स में उस डाइजेस्टेड फूड की यूटिलाइजेशन होती है, प्रोटोप्लाज्म नया बनता है, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से यकीनन रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कोई ना कोई मकसद तो होगा। मकसद, एक बड़ा मकसद है गैस एक्सचेंज। एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स तक आए और बॉडी फ्लूइड से वापस जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाए। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन पर्पज या मकसद है। The body system is responsible for the exchange of gases. Exchange of gases, कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन जैसे ये टिश्यूज तक पहुंचे और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यकीनन जो बनी थी ये वापस जो है एटमॉस्फेयर में चली जाए। एटमॉस्फेयर में चली जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये गैस एक्सचेंज है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है टिश्यूज तक आई और टिश्यूज में जैसे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी थी वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाए, तो दिस इज कॉल्ड एज गैस एक्सचेंज। इसे हम कहते हैं गैस एक्सचेंज कहेंगे। बिटवीन द बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो यानी गैस एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, जैसे अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे यकीनन आपने लोअर क्लास फर्स्ट ईयर क्लास में रेगुलर क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा गैस एक्सचेंज की मैकेनिज्म अलग है और इसी तरह से ब्रीदिंग की मैकेनिज्म अलग है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म अलग है। तो तीनों ये मैकेनिज्म अलग अलग टर्म्स हैं। गैस एक्सचेंज अलग अलग टर्म है और इसी तरह से हम देखें ब्रीदिंग मैकेनिज्म जिसे वेंटिलेशन भी कहते हैं, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। जस्ट उसमें एटमॉस्फेयर से एयर जो लंग्स तक आए और लंग्स से वापस एटमॉस्फेयर में जाए, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रीदिंग कहेंगे। जैसे लंग्स तक एयर आई और उसके बाद जैसे ब्लड में वो ऑक्सीजन शामिल होकर टिश्यूज तक जाए और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक आए और देन वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के जरिए देन बाहर जाएगी। यकीनन तो एक गैस एक्सचेंज का अमल लंग्स में भी हुआ है और एक गैस एक्सचेंज का अमल टिश्यूज लेवल पे भी हुआ है। आगे जैसे पढ़ते जाएंगे बट थोड़ी जनरल जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि गैस एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे होती है। ब्रीदिंग का फिनोमेना अभी आपने जैसे पढ़ा कि जब एयर जो है लंग्स तक आती है और लंग्स से वापस जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, दिस सिंपल मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्रीदिंग मैकेनिज्म, जिसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। इस अमल को हम कहेंगे ब्रीदिंग की। तो जाहिर है जब लंग्स के अंदर जैसे एयर पहुंचती है तो ये एयर के जो लाइक कंसंट्रेशन है वो सेल्स तक जाएगी। तो यानी लंग्स से जो ब्लड में शामिल हुआ और ब्लड का जो है यकीनन जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वही कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स पे आती है। तो एक गैस एक्सचेंज इससे लंग्स लेवल पे होती है। अल्वेलाई लंग्स के अंदर एक ऐसी पॉइंट है, स्ट्रक्चर है जहाँ पे गैस एक्सचेंज का अमल होता है। हमारे यहाँ जो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पे गैस एक्सचेंज का अमल होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वो लंग्स में आती है और लंग्स जिसमें एयर आई है उसकी ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल है। एक गैस एक्सचेंज इस जगह पे होती है, दूसरी गैस एक्सचेंज टिश्यू लेवल पे होती है। जब ये ऑक्सीजन जो है ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है जाती है अप टू द टिश्यूज, तो टिश्यूज जो जिसमें ऑक्सीजन कम होती है डेफिशिएंट होते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए टिश्यूज में ऑक्सीजन जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी या मेटाबॉलिज्म होगी और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड वही टिश्यूज में जमा नहीं रहेगी, यकीनन वो ब्लड में आके शामिल होगी। जब भी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाती है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से होती हुई लंग्स तक आएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स में जैसे देन जो है एक्सहेलेशन
या एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है, जब एयर बाहर जाती है तो उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो यानी गैस एक्सचेंज के दो पॉइंट्स है, जगह है जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। नंबर 3 जो प्रोसेस जैसे था वो था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बायो एनर्जेटिक्स का जो टॉपिक है, चैप्टर है हमारे बुक के अंदर है, जिसके अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हेडिंग है, वेरी क्लियर है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल लेवल पे, यानी इसी ऑक्सीजन की जैसे यूटिलाइजेशन होगी और एनर्जी प्रोडक्शन होगी, जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन और ट्रांजिशन रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारी हेडिंग्स है, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हेडिंग है। तो ये सबसे पहले हमारे जहन में ये होना चाहिए कि लाइक ये तीनों टर्म्स अलग अलग है, जैसे ब्रीथिंग और वेंटिलेशन की मैकेनिज्म अलग है, गैस एक्सचेंज की मैकेनिज्म अलग है। नंबर 3 सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, तीनों अलग अलग। हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं उसकी एक ब्रॉडर डेफिनेशन जैसे एनटीबी बुक के अंदर मौजूद है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या एक्चुअली। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअली ये एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो लंग्स तक आए, और ये एयर है इसके अंदर ऑक्सीजन 21% जैसे मौजूद है, वो ब्लड के जरिए टिश्यूज तक जाए, और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहां से पिक होके जब लंग्स तक आए, और लंग्स से देन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए। तो इस अमल को जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस exchange of gases between the body fluids and outer environment is called the respiratory system। जाहिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम जैसे कंपोनेंट्स देखेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नॉस्ट्रल्स है, नॉस्ट्रल्स के लिए जैसे मेडिकल और बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में NARIS सिंगुलर है, और इसका जो प्लूरल है NARES नेरिस, सिंगुलर और प्लूरल। तो नॉस्ट्रल्स को जैसे ये जनरली जिन्हें हम ईयर्स कहते हैं या एक्सटर्नल ईयर्स कहते हैं, तो आपको पता है इनके लिए बायोलॉजिकल टर्म की टाइप करेंगे, कौन सा बायोलॉजिकल टर्म मैमल्स की फीचर है। जेठान साहब, मुजीब रहमान साहब, बायोलॉजिकल टर्म स्टूडेंट्स को याद है या नहीं है? मुजीब रहमान साहब, इन्ना लिखे होगा, इन्ना एग्जैक्टली ई एड होगा तो प्लूरल भी हो जाएगा, वही सब। इसी तरह से जो है नॉस्ट्रल्स तो जस्ट इंग्लिश का वर्ड है, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिर्फ कहते हैं नेरिस कहते हैं या नेरिस कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ऐसी इलस्ट्रेशन या डायग्राम यकीनन आपके पास बुक में भी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसमें एक्सटर्नल जैसे नॉस्ट्रल्स हमेशा जैसे आप देखें ये नॉस्ट्रल्स जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल, इसी तरह से एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद एक नेजल कैविटी होती है, ये पॉइंट है जहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स मौजूद है। देन जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद जैसे आपको पता है फेरेंक्स, ये रीजन जैसे फेरेंक्स का रीजन है तो उसके अंदर फेरेंक्स इज कॉमन फॉर, जैसे आपको पता है फूड भी, बोलस भी इस फेरेंक्स के अंदर आता है, और जो ईयर है ये भी इस फेरेंक्स के अंदर आता है। उसके बाद जैसे आपने पढ़ा है जैसे एक स्वाल्विंग रिफ्लेक्स के अंदर जो फूड होता है वो इसोफेगस के अंदर चला जाता है, और फ्रंट पे जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप है, तो ट्रेकिया और विंड पाइप है, पहला यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है इसका जो लैरिंक्स है और वॉइस बॉक्स है, लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स के बाद ये स्ट्रेट ट्यूब है, दिस इज कॉल्ड ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद यहाँ पे दो इसकी ब्रांचेस हो जाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ब्रांकस, राइट ब्रांकस, लेफ्ट ब्रांकस, और उसके बाद ये ब्रांकस किस में ओपन होता है, ये लंग्स के अंदर ओपन होता है। आगे इसके और भी थिन जो है ब्रांकस के आगे और जो ट्यूब्स बन जाते हैं जिनकी आगे हेडिंग्स मौजूद है। हम बेहतर ये होगा कि ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको एक बार जैसे अभी से देख लें कि अगर इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। जैसे ट्रेकिया से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये ट्रेकिया और विंड पाइप हुआ, ट्रेकिया और विंड पाइप के बाद जैसे यहाँ पे बाइफर्केशन होती है। बाइफर्केशन की मीनिंग होती है दो इसमें जो एक राइट साइड पे ट्यूब निकलता है, दूसरा लेफ्ट साइड पे। तो इससे जैसे फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस, जो मेन ब्रांकस होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी ब्रांकस कहेंगे। प्राइमरी ब्रांकस के बाद जैसे इनकी जो आप देखें डायमीटर इनका जो थोड़ा सा छोटा होता जाता है तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रांकस कहते हैं। सेकेंडरी ब्रांकस में अगेन जो और ब्रांचेस निकलती हैं, थिन ब्रांचेस, डायमीटर नैरो होता जाता है,
उसे कहते हैं टर्शरी ब्रांकस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द टर्शरी ब्रांकस। टर्शरी ब्रांकस में और मजीद ब्रांचेस निकलती जाएंगी, जिन्हें हम कहेंगे स्मॉलर ब्रांकाई कहेंगे, स्मॉलर ब्रांकाई। और स्मॉलर ब्रांकाई के बाद नेक्स्ट है ब्रांक्यूल है। ये सारे जो है ब्रांकस की जैसे डिफरेंट फॉर्म्स है, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकस, स्मॉलर ब्रांकाई। उसके बाद जैसे ब्रांक्यूल्स है, तो ब्रांक्यूल्स का कैसे पता चला कि अब ये ब्रांक्यूल स्टार्ट हो गए? बिकॉज ये जो ब्रांकस रीजन है, तो इसमें आप जैसे देखें कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है, कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद है। आगे जो है कार्टिलेजिनस प्लेट्स भी मौजूद है, रिंग नहीं है तो आगे प्लेट्स भी मौजूद है। तो आगे यहाँ पे आप देखिए कार्टिलेज की जो है प्लेट्स या रिंग्स नहीं है, तो रिंग से नहीं है, देखें ये सिर्फ यही इस पार्ट तक है। तो ब्रांक्यूल्स के अंदर ऐसी कार्टिलेजिनस प्लेट्स या रिंग्स नहीं है। तो देन जो ब्रांक्यूल्स होते हैं, ब्रांक्यूल की भी आगे ब्रांचेस बनती जाती है, तो उसे कहते हैं टर्मिनल ब्रांक्यूल कहेंगे। टर्मिनल ब्रांक्यूल के बाद फाइनल जहां पे अल्विलाई होते हैं उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल तो उसमें आगे क्लस्टर होगा, बंच होगा, ग्रेप्स की तरह, जैसे हमने बेरी की तरह जैसे हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था इससे पहले? पैंक्रियास के अंदर, चंद दिन पहले पैंक्रियास के अंदर असाइनस लफ्ज पढ़ा था। असाइनस याद होगा आपको, जैसे एक जो असाइनस है, पैंक्रियाटिक असाइनस है, उसके अंदर एक असाइनर सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं डक्ट सेल्स होते हैं। असाइनर सेल आपको याद है कि वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे, ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे। और जो डक्ट सेल है, ये डक्ट सेल्स आपको पता है बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहे थे, बाइकार्बोनेट एंड वाटर। तो इसी तरह से काफी और भी जैसे यकीनन ऐसी और भी जैसे ब्रांचेस होंगी बेरी की तरह, वो सब आके एक पैंक्रियाटिक डक्ट में आके एंटर होती है। तो इससे ऐसी स्ट्रक्चर होगी, उससे हम कहेंगे असाइनस कहेंगे। ये भी असाइनस जैसी अरेंजमेंट होती है, अल्विलाई होते हैं, अल्विलाई इन पल्मोनरी लोब। तो ये पाथ है, सीरीज है, आगे जो डक्ट्स होते हैं, जो ट्यूब्स है, पैसेज वे है जिसमें एयर पैसेज पास होगी। तो यकीनन ट्रैकिया के बाद ब्रांकस एक और ऐसी इलस्ट्रेशन होगी जिसमें हम देख सकते हैं ट्रैकिया के बाद ब्रांकाई है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है। उसके बाद ब्रांक्यूल है। तो ब्रांक्यूल में ऐसी रिंग्स नहीं है। ब्रांक्यूल के बाद ये टर्मिनल ब्रांक्यूल है और आगे रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है। तो इस रेस्पिरेटरी जोन में ये रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल है, उसमें काफी सारे ऐसे क्लस्टर्स मौजूद हैं, ऐसे जो मेनी लोब्स की स्ट्रक्चर मौजूद है, जिन्हें कहते हैं अल्विलाई कहते हैं। जो एयर हम इनहेल करते हैं, फाइनली इस अल्विलाई तक पहुंचनी है। और अल्विलाई वो पॉइंट है जहां पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। लंग्स के अंदर जैसे हम कहते हैं ना गैस एक्सचेंज का अमल होता है, एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ अल्विलाई, एट द लेवल ऑफ अल्विलाई। जो एक सैक है या बैग है, एक क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है ना, आपको यकीनन थोड़ी सी ये चीजें नजर आ रही है, ब्लड वेसल्स होती है। एक ऐसा ब्लड जो टिश्यू से आ रहा है, तो यकीनन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। जो एयर है उसके अंदर वो ऑक्सीजन रिच है। तो यहाँ पे अल्विलाई वेरी थिन वॉल्ड होती है और मॉइस्ट भी होती है, और इनमें डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी यहाँ पे मेंटेन होता है, हायर लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से गैस एक्सचेंज का अमल आसानी से हो जाता है। बहरहाल ये आगे की टॉपिक है, बट फिलहाल जैसे हम ये डिस्कस कर रहे थे, और भी जैसे देखें ट्रैकिया, ब्रांक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रांक्यूल और फाइनली अल्वियोलर डक्ट्स। तो हम नेक्स्ट आते हैं जो यहाँ से स्टार्ट से पढ़ रहे थे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स आ जाते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लैरिंक्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रांकाई और देन लंग्स आ जाते हैं। ठीक है ना, ये कंपोनेंट्स याद करना जरूरी है, ये कंपोनेंट्स याद करना जरूरी है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन कभी कभार आ सकते हैं टेस्ट के हवाले से। तो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसके बाद जैसे हम आते हैं नॉस्ट्रल, सबसे पहले कंपोनेंट नॉस्ट्रल्स पे आते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट नॉस्ट्रल्स पे आते हैं। नॉस्ट्रल्स, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे जनरली हम जैसे नोज कहते हैं, जैसे नोज, ये नोज ब्रिज है, यहाँ पे जो ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, और नॉस्ट्रल्स को नियर्स भी कहते हैं, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। सबसे पहले जो एयर जो पास होती है इन्हीं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए पास होने के बाद देन यहाँ पे आगे जो है नेजल कैविटी है, नेजल या नोज को शो करता है, नेजल
जैसे छोटे छोटे एडजेक्टिव या ऐसे वर्ड्स है ना, तो आप उनको जहन में रखा करें। नेजल रेफर्स टू जैसे नोज, तो नोज है क्या, एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो विजिबल पार्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नजर आ रहा है एक्सटर्नली, वो है जैसे नोज, जिसे जनरली कहते हैं। और इस नोज के अंदर है क्या, दो ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कहते हैं। एक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे है। और देन जो है नेजल मेज होगा अंदर कैविटी के अंदर, मेज, नेजल मेज के बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स, और इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद देन जो ईयर यकीनन जो है फेरिंक्स रीजन के अंदर है। ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें बोन्स है, कार्टिलेज है और फैटी टिश्यूज है। एक्सटर्नल ओपनिंग्स आर कॉल्ड द नॉस्ट्रल्स और ईयर्स इन्हें कहते हैं। द इनर हॉलो स्पेस आर कॉल्ड द नेजल कैविटीज, बिकॉज़ उसके बाद नोज के अंदर जो हॉलो अंदर कैविटी है जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं, इसके अंदर मेज होता है जिसे नेजल मेज कहते हैं, MAZ। मेज की मीनिंग होती है बलदार, आगे पीछे इस तरह से जो रास्ते होते हैं उन्हें हम कहते हैं नेजल मेज कहते हैं। स्ट्रेट जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल मेज और इंटरनल नॉस्ट्रल इस तरह से एयर नहीं जाती है। यहाँ पे नेजल कैविटी के अंदर नेजल मेज होता है, नेजल मेज। उसके बाद देयर आर टू नेजल कैविटीज पार्टीशन्ड बाय नेजल सेप्टम। जैसे आपने सेप्टम लफ्ज एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो मेनी टाइम आपने पढ़ा है। हाइफा के अंदर भी जैसे आपने पढ़ा है सेपरेट हाइफा, क्रॉस वॉल्स होती है पंजाई के अंदर, आपने पढ़ा है हाइफा क्रॉस वॉल इज कॉल्ड एज पार्टीशन, इज कॉल्ड एज सेप्टम इसे कहते हैं। हार्ट के अंदर भी, जैसे ह्यूमन हार्ट के अंदर भी आपने जैसे पढ़ा है सेप्टम जो एक पार्टीशन होती है, जैसे राइट साइड के हार्ट के चैम्बर्स और लेफ्ट साइड के चैम्बर्स उनके दरमियान जो से इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। इसी तरह से राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो जैसे ये पैसेजवेज है उनके दरमियान जैसे सेप्टम मौजूद है। नेजल कैविटीज पार्टीशन्ड बाय मींस ऑफ नेजल सेप्टम, और जो नेजल बोन का एक हिस्सा होता है नेजल सेप्टम। सेप्टम लफ्ज की मीनिंग जैसे उनकी पार्टीशन होती है। एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द नेजल कैविटीज नियर द नॉस्ट्रल्स आर कॉल्ड वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल एक जनरल टर्म है, मेडिकल का टर्म है कि कोई भी जो ट्यूब्यूलर चीज होती है, ट्यूब वाली या ट्यूब वाली होती है, जो इसकी एंट्रेंस होती है, जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग के हवाले से जो कैविटी वहां पे होगी उसका नेम होगा वेस्टिब्यूल। दिस इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। एक मेडिकल टर्म है, बायोलॉजिकल टर्म है, जो किसी भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के स्टार्ट में अगर कोई कैविटी है ओपनिंग के साथ, उस कैविटी के हवाले से उसे कहेंगे वेस्टिब्यूल कहेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द कैनाल, एट द बिगिनिंग ऑफ ट्यूब जो कैविटी होगी उसे हम कहेंगे वेस्टिब्यूल कहेंगे। तो लफ्ज वेस्टिब्यूल है जो अब देखें इंटीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। इंटीरियर मींस क्या, कौन सा पार्ट, बिगिनिंग वाला पार्ट, स्टार्ट वाला पार्ट किसका, नेजल कैविटी। नियर द नॉस्ट्रल्स आर कॉल्ड, उन्हें हम वेस्टिब्यूल कहेंगे। और इस वेस्टिब्यूल की निशानी अब क्या है, वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर्स हैं, जैसे हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स हैं, तो जाहिर है थोड़ी सी अंदर कैविटी है, स्पेस है, उसके अंदर ये हेयर्स भी पड़े। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, सेम कहेंगे वेस्टिब्यूल। जस्ट ओपनिंग स्टेट तो नहीं है, यहाँ पे एक कैविटी भी है ना थोड़ी सी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर, जिसके अंदर हेयर्स भी मौजूद है। उसके लिए एक टेक्निकल टर्म है दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल, सेम कहते हैं वेस्टिब्यूल। आगे भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल होंगे मेडिकल साइंसेस के अंदर। तो वेस्टिब्यूल जस्ट इट इज अ कैविटी एट द बिगिनिंग ऑफ कैनाल, ट्यूब या पैसेजवे जो होता है उसका स्टार्ट में जो कैविटी होगी दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल जैसे नोज के हवाले से देखेंगे तो उसके अंदर हेयर्स मौजूद है, जैसे हेयर्स इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। आगे हम जैसे वेस्टिब्यूल को देखना थोड़ा हमें, ये जैसे देखें सेप्टम में राइट और लेफ्ट पार्टीशन है नोज के दरमियान, उसे हम कहेंगे सेप्टम कहेंगे। और सेप्टम की ये जो जैसे स्टार्ट है नोज का जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, और यहाँ पे जैसे कार्टिलेज, अपर कार्टिलेज है और अपर कार्टिलेज है, और इसी तरह से थोड़ा सा जैसे अंदर थोड़ा सा अगर हम कभी कभार ऐसे टच करें तो हमें महसूस होगा थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन जैसे नजर आता है, ये इंफीरियर टर्बिनेट वगैरह। तो ये इतनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम नहीं जाएंगे फिलहाल, जरूरत नहीं है, मेडिकल साइंस में आगे पढ़ाई जाती है। नेजल वेस्टिबुलर बॉडी, वेस्टिबुलर बॉडी तो ये इसे नेजल वेस्टिबुलर बॉडी कहते हैं। बाकी ये जो पूरा स्पेस है या गैप है इसे कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं, जिसके अंदर ऐसे हेयर्स भी मौजूद है।
तो नेजल पैसेज वे जो जिसका स्टार्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के जरिए होता है, तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो होती है उसके अंदर जो कैविटी होगी, दिस इज कॉल्ड एज कैविटी इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल दैट कंटेन्स ईयर्स। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग की तस्वीर है। ठीक है ना, आप पता नहीं कैमरा के जरिए आपको कैसे नजर आती है, ये आईज है, ये लिप्स है, ये नोज का जो पहला पार्ट है वही है, ये नोज के दरमियान जैसे बिल्कुल मिडिल या हाफ पे जैसे कहेंगे पार्टीशन है, राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। बहरहाल नेक्स्ट हम आते हैं, इस तरह से एक और भी जैसे इलस्ट्रेशन है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के हवाले से देखें, ये जो पार्ट होगा इस अंदर कैविटी होगी, इसे हम कहेंगे वेस्टिब्यूल कहेंगे, और इसी वेस्टिब्यूल के अंदर जो है छोटे छोटे हेयर्स भी होते हैं, ये नोज की तस्वीर जैसे। तो अगर यहाँ पे हम देखें ये पार्ट जो है वेस्टिब्यूल का होगा, ये नेजल मेज है, नेजल मेज, नेजल कैविटी। उसके बाद जैसे आप देखें आगे यहाँ पे जो है इंटरनल नॉस्ट्रल्स होगी, ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स है, ये ओरल कैविटी और माउथ कैविटी है। उसके बाद जैसे यहाँ का बोलस जो होगा, ईयर और बोलस के पास होने के लिए कॉमन पैसेजवे दैट इज कॉल्ड फेरिंक्स है, उसे हम कहते हैं फेरिंक्स कहते हैं, ये पार्ट फेरिंक्स का होगा। फेरिंक्स के आगे फ्रंट पे जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है और यहाँ पे जैसे इसोफेगस होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये एक जनरल इलस्ट्रेशन है, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि वेस्टिब्यूल के अंदर हेयर्स मौजूद है, ये थोड़ी सी हेयर्स की इलस्ट्रेशन है कि यहाँ पे हेयर्स भी मौजूद है। ब्लड वेसल्स का भी नेटवर्क, इसमें ब्लड वेसल्स रिच सप्लाई, ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद है इसी वेस्टिब्यूल के हवाले से, और यहाँ पे हेयर्स भी मौजूद है, दोनों चीजें मौजूद है वेस्टिब्यूल के अंदर, हेयर्स भी मौजूद है और ब्लड कैपिलरीज का भी नेटवर्क मौजूद है। अक्सर जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार जैसे थोड़ा सा ऐसे प्रेशर देने से या हार्ड पार्ट लगने से या इंजरी होती है तो ब्लीडिंग होती है, तो अक्सर यहाँ पे स्टिप पे जो है इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स होते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर। जो जैसे कार्टिलेज होता है ना, अक्सर आपको पता है कार्टिलेज के अंदर इतनी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स नहीं होती है, जैसे हमारी नोज टिप है, नोज टिप है इसके अंदर जैसे कार्टिलेज भी पड़ा है, तो इसमें इतनी ज्यादा जो रिच ब्लड सप्लाई कार्टिलेज के हवाले से नहीं होती है। बाकी हाँ, वेस्टिब्यूल के अंदर जैसे ऐसी ब्लड कैपिलरीज का जैसे नेटवर्क जैसे मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मौजूद है। एक और जैसे इलस्ट्रेशन है, इसमें भी जैसे आप देख सकते हैं कि ये नेजल वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं, जैसे ये कैविटी है इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके बाद क्या है, नेजल कैविटी है, जैसे ये नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद देन जो है यकीनन जैसे आप तसव्वुर करें थोड़ा सा कि जैसे ये जो ओरल कैविटी है और ये जो नेजल कैविटी, और देन जो है इंटरनल नॉस्ट्रल्स होंगे, तो देन आगे जाके फेरिंक्स जो कॉमन बन जाती है, तो फेरिंक्स कॉमन जो बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ये भी नेजल वेस्टिब्यूल, ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद देन इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद ये फेरिंक्स का रीजन है, फेरिंक्स के रीजन के बाद जैसे ये जो आपको पॉइंट नजर आ रही है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड गिलाटिस, जैसे ओपनिंग इज कॉल्ड गिलाटिस, ओपनिंग को हम कहेंगे गिलाटिस, ये ओपनिंग नजर आ रहा है गिलाटिस है। और उसके बाद जैसे ये गिलाटिस वाला पार्ट जो है यकीनन ये जो लैरिंक्स कहलाता है, उसके बाद ये जो है ट्रेकिया और विंड पाइप है। बाकी जैसे ये बोलस है, जैसे बोलस जैसे आगे यकीनन इसोफेगस के अंदर ये चला जाएगा। फेरिंक्स कॉमन पॉइंट है फॉर द ईयर एज वेल एज फूड, जो हम फूड खाते हैं वो भी इस फेरिंक्स पार्ट के अंदर आता है। लाइक जिस तरह से हम जो है एयर की जैसे इनहेलेशन करते हैं वो भी फेरिंक्स के अंदर कॉमन है। हमेशा जिस तरह से गिलाटिस ओपन होती है सवाए सवाल्विंग मैकेनिज्म की, सवाए सवाल्विंग मैकेनिज्म के गिलाटिस, भले हम सोए रहे तब भी गिलाटिस ये ओपन रहती है, क्योंकि इपीगिलाटिस, ये जो आपको ब्लू कलरेशन थोड़ी सी नजर आ रही है, इपीगिलाटिस हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होता है। एलिवेटेड की मीनिंग होती है रेज्ड पोर्शन में, जब ये रेज्ड पोर्शन में होगा तो गिलाटिस ओपन होगी और एयर इसके अंदर चली जाती है। जब ये जिस तरह से डाउन होता है ये जो इपीगिलाटिस, तो ये गिलाटिस को स्टॉप बंद कर देगा और देन जो है ये डाइजेस्टिव ट्यूब ओपन होता है और जो बोलस जो है फूड ट्यूब के अंदर जाता है। तो ये मैकेनिज्म हमने सवाल्विंग मैकेनिज्म के हवाले से भी पढ़ी है, बट यहाँ पे जैसे आपको यकीनन थोड़ी सी ये चीजें याद जहन में रखनी है, बिकॉज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स पार्ट आता है। लैरिंक्स के अंदर जैसे एक ओपनिंग जैसे मौजूद है जिसे हम कहेंगे गिलाटिस कहेंगे, उसके जरिए एयर एंटर होने के बाद ट्रेकिया और विंड पाइप आती है। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, एक इपीगिलाटिस, कार्टिलेज का एक फ्लैप है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड द इपीगिलाटिस,
इपिग्लाटिस इज ऑलवेज इन एलिवेटेड पोजीशन या रेज पोजीशन, ताकि ये जो गिलाटिस वो पिन रहे और इसके अंदर एयर जो है इनहेलेशन होती रहे, सवाए जब हम कोई निगलते कोई खाना हो या पानी हो, उसके अलावा बाकी हर वक्त जैसे ये जो इपिग्लाटिस रेज्ड और एलिवेटेड पोजीशन में होता है और एयर की जैसे इनहेलेशन होती रहती है, एयर की इनहेलेशन होती रहती है। उसके बाद दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि उसमें नोज के अंदर जैसे हेयर्स के म्यूकस एंड सीलिया होती है, दोनों एक डिफेंस स्ट्रेटेजी के हवाले से है, बिकॉज हार्मफुल पैथोजन एंड पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एयर उसको रोकना होता है। पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एयर है, जैसे अगर आप देखें एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे हम पढ़ते हैं कि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट इसी एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी मौजूद है, वाटर वेपर्स भी मौजूद है, काफी सारे पोल्यूटेंट्स भी मौजूद है, बिकॉज एयर पोल्यूशन में काफी सारे जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं अदर देन एयर होते हैं, वो भी जिस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। एयर के अंदर जो चीज होगी वो हम सब इनहेल करेंगे, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, जर्म्स हो, जिस तरह से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। बट यहाँ पे क्या है, एक तो नेचर ने जैसे कि हमें एक गिफ्ट दिया है, हेयर्स का दिया है, म्यूकस का दिया है, सीलिया का दिया है, जो एक डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम करेंगे। अगर कोई हार्मफुल पैथोजन है या कोई पर्टिकुलेट मैटर है एयर के अंदर, तो उसको इसी जगह पे थोड़ा सा ट्रैप करना है, स्टॉप करना है, ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना जाए। तो म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर, prevent the entry of foreign particles such as microorganism, dust and particulate matter inside the respiratory tract। तो जैसे नेचर ने जैसे ये सारे गिफ्ट है, जैसे म्यूकस का प्रोडक्शन या सीलिया डिफेंस स्ट्रेटजी है, जैसे आपको पता है कि म्यूकस एक सिल्परी स्लाइमी सीक्रेशन होती है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है या पैथोजन वगैरह होते हैं उनको सबसे पहले ये ट्रैप कर लेते हैं, और सीलिया के अपवर्ड बीटिंग की एक्शन की वजह से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से चीजें बाहर जाती है, इवन ट्रेकिया तक ये जैसे मैकेनिज्म मौजूद है। हम इलस्ट्रेशन पे आते हैं, म्यूकस किस तरह से हेल्प करती है, एक तो जैसे कोई पैथोजन होते हैं उनको ट्रैप करने का काम, नंबर 2 मॉइस्टन द एयर, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जैसे रीजन क्या है मॉइस्टन द एयर, जैसे गर्मियों की मौसम है, अगर ड्राई एयर है, टेम्परेचर उसका ज्यादा है एटमॉस्फेयर का, इतनी हाई टेम्परेचर वाली एयर जैसे वहां से हम जैसे ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो बॉडी का जैसे टेम्परेचर यकीनन उस पर जो है इफेक्ट हो सकता है। तो इसी जगह पे एक तो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ये भी हमें हेल्प देता है। नंबर 2 जिस तरह से म्यूकस है, म्यूकस मॉइस्टन्स द एयर, मॉइस्टन्स द एयर, ताकि जो इतनी वार्म एयर वगैरह जो है वो आगे भी ना आए। इसी तरह से सीलिया होते हैं मूव द ट्रैप्ड सब्सटेंस टू द फेरेंक्स एंड रिमूवल, उसके बाद सीलिया का काम होता है बीटिंग एक्शन के जरिए जिस तरह से उनको बाहर भेज देना चाहिए, या तो फेरेंक्स की तरफ, जैसे काफी सारी चीजें ऐसे में जैसे खांसी होती है तो वो जो है दोबारा से जैसे जैसे इसोफेगस की तरफ जाते हैं, हम उसको जैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, या कफिंग वगैरह होती है तो उसके जरिए जो है माउथ या नेजल जो मैसेज है इससे जो है बाहर आ जाते हैं। ब्लड कैपिलरीज जैसे इस नोज के अंदर मौजूद है, अंडरनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन देयर इज ब्लड, there are blood capillaries that help to warm the air to about 30 degree centigrade depending upon the external temperature। बहुत ही important point, जैसे जहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर जिस तरह से गर्म हॉट वेदर है तो टेम्परेचर उसको मॉइस्टन करना किसका काम है, म्यूकस का काम है। जिस तरह से कोल्ड वेदर होती है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जैसे 0 या माइनस भी है, तो ऐसी कंडीशन में तो यकीनन एयर को थोड़ा सा वार्म भी होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ब्लड कैपिलरीज भी इसको वार्म कर सकती है। म्यूकस और सीलिया का एक्शन किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि म्यूकस और सीलिया का एक्शन, बोथ द नॉस्ट्रल्स इनके अंदर भी और नेजल कैविटीज हैं आर लाइंड बाय सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन यानी उसके अंदर सीलिया भी है, ये फिंगर लाइक थोड़े से प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें सीलिया कहते हैं, और विद एक स्पेशल टाइप की सेल्स जिन्हें कहते हैं म्यूकस सेल्स, गोबलेट सेल्स, म्यूकस सेल। इनका काम क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस करना। जैसे ये ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, ये म्यूकस की प्रोडक्शन है, ये सारी म्यूकस की प्रोडक्शन है। जैसे कभी कभार जैसे नोज के अंदर एक थिक फ्लूइड नजर आती है हमें,
रिलीज होती रहती है, खास तौर पे जब धुआं डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं तो म्यूकस रिलीज होकर डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, देन वो ड्राई होती है तो उसको देन हम रिमूव करते रहते हैं। तो ये जो है म्यूकस है, म्यूकस रिलीज्ड फ्रॉम द म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है जिन्हें हम कहते हैं गोबलेट सेल्स कहते हैं, और दैट ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। तो इसने म्यूकस ने डस्ट पार्टिकल को ट्रैप किया है। या इसी तरह से जो थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होंगे तो सीलिया की बीटिंग की वजह से उसको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंटर होने नहीं देंगे। तो आज के दिन के हवाले से हम इतना डिस्कस करेंगे, कल हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।